काम जिस शक्तियों ने किया उसे ना हमारा देश माफ कर सकता, ना मैं खुद माफ कर सकता हूं। क्योंकि 26/11 10 आतंकवादी आते हैं और 10 आतंकवादियों को एक माइंडसेट उनका था कि तबाही मचाना। उन्होंने तबाही मचाई ना। उन्होंने ये देखा कि हम जिसको मार रहे हैं किस जात का है, किस धर्म का है, नहीं, ये नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ बंबई की तबाही करना। और मैं जब मुझे ये मैटर के बारे में सरकार ने कहा कि ये ट्रायल आप चलाइए, तो मुझे याद है कि अजमल अमीर कसाब यही एक इकलौता पकड़ा गया था। बाकी के लोग तो एनकाउंटर में मारे गए थे, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो चुका था। अभी सिर्फ सवाल यह था कि सिर्फ कसाब के खिलाफ ट्रायल चलाना, जो जिंदा पकड़ा गया है, क्या सभी जहां जहां टारगेट अटैक हुए वो ट्रायल, यानी आपको समझाता हूं, होटल ओबेरॉय, ताज, वहां के तो आतंकवादी मारे गए जी, नरीमन हाउस के आतंकवादी मारे गए। अजमल कसाब पकड़ा गया जो अबू इस्माइल के साथ था। दोनों मरीन ड्राइव से जा रहे थे, बीच में पुलिस ने पकड़ा चौपाटी के, यहां विनोली चौपाटी के पास। हमारे तुकाराम ओमड़े जो शहीद हो गए, उनके और उनकी टीम ने, तुकाराम ओमड़े तो शहीद हो गए उस फायरिंग में। तो वो ट्रायल सिर्फ अबू इस्माइल तो मारा गया, कसाब जिंदा पकड़ा गया। जब मैंने पूरी ये हिस्ट्री पढ़ी तब मेरे पास दो प्रकार की सोच थी। सिर्फ अजमल कसाब यानी उसको सीएसटी की केस चलाना, क्या नहीं चलाना, क्या पूरी ये भी इंसिडेंट जो हुए हैं जिसमें मर गए हैं उसमें तो कोई आरोपी बचा ही नहीं है, तो ट्रायल किसके खिलाफ चलाए गए? तो वो ट्रायल मिक्स करना क्या नहीं मिक्स करना है, ये बड़ा अहम सवाल था। ये पहली बार आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं। उस वक्त केंद्र सरकार में जो तत्कालीन सरकार थी उस वक्त, उनमें से एक मिनिस्टर साहब का कहना था कि सिर्फ कसाब की केस चलाओ, बाकी के केस छोड़ दो, क्योंकि उसमें अभियुक्त तो मर गए, क्या ट्रायल चला के क्या फायदा। ये उनकी सोच मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे बताई कि उज्जवल जी हमें सिर्फ कसाब के खिलाफ ही चलाना है। मतलब क्यों? नहीं, उन्होंने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है, उस वक्त तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोले कसाब की केस जल्दी चल जाएंगी तो जल्दी खत्म हो जाएंगे ट्रायल, 2 महीने में कसाब का नतीजा आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम पूरे ट्रायल इकट्ठा चलाएंगे तो उससे फायदा क्या, उसमें तो अभियुक्त तो मारे गए। तो मतलब देखिए, मैंने उनको कहा कि अजमल कसाब इसको फांसी के फंदे तक लेके जाना ये मेरा टारगेट नहीं है। मुझे ये सोचना है कि 10 आतंकवादी कहां से आए। वो तो पाकिस्तान से तो जाहिर था, क्यों आए, तबाही मचाने के लिए, ये भी जाहिर था, लेकिन किसके कहने पर आए, किसने भेजा इनको? सिर्फ पाकिस्तान पे उंगली उठा के नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दुनिया को बताना है रणवीर जी कि इसके पीछे कौन है। 26/11 कहते हैं। मैंने कहा अगर हम सिर्फ कसाब के खिलाफ ही केस चलाएंगे तो साजिश कैसे साबित कर सकते हैं? कमिश्नर साहब सोच में गिर गए। तो बोले आपका ओपिनियन क्या? मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि कसाब के साथ जो भी बाकी के अटैक हुए वो भी केस चलाइए, साथ में हम सिंगल चार्जशीट दर्ज करेंगे। बोले कि उससे ट्रायल को थोड़ा वक्त लगेगा। तो मतलब लगने दो, मुझे उस बात की फिक्र नहीं है ट्रायल कहां तक चलती है और कसाब को कब फांसी होती है। मुझे इस बात की फिक्र है कि हम दुनिया के सामने क्या साबित करने वाले हैं। क्या अगर हम सिर्फ कसाब के खिलाफ केस चलाएंगे तो साजिश के लिए तो 2 तो लोग चाहिए। अबू इस्माइल तो मर गए, इस साजिश के बारे में हमारे पास सबूत क्या है? तो हम अगर ये पूरी कंबाइन कर देंगे तो हम ये साबित कर सकते हैं कि ये साजिश के हिस्से पे आए, साजिश के मुताबिक इन्होंने अलग अलग
देखिए पब्लिक में चर्चा तब ये थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है फांसी तो को देखिए लेकर? उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगा रणवीर जी, मैं बता रहा हूं 7 महीने के अंदर हमने एक केस खत्म किए, 8 महीने के अंदर में हमारा पूर्ण आर्गुमेंट हो गया, फिर वो हाई कोर्ट में 4-5 महीने लगे, सुप्रीम कोर्ट, ये कानूनी प्रोसेस है, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है देश का 100 गुनेगार छूट गए तो चलेगा, लेकिन एक निरपराध सजा होता। और इसलिए कसाब के लिए भी 2 वकील दिए थे सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से मैं अकेला लड़ रहा था। तो ये फिर मैंने कहा कि नहीं, हम पूरी ट्रायल जॉइंट ट्रायल चला देंगे। मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि कसाब को जल्द से जल्द उसका केस ट्रायल खत्म हुई थी, और ये ट्रायल खत्म होने के कारण आज, इसलिए क्योंकि नहीं तो आज भी देखिए 26/11 के आतंकी हमले के पहले भी हमारे देश पे बहुत आतंकी हुई है, कश्मीर में हुआ है, लेकिन हम कहते थे कि पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के लोगों ने चेतावनी दी इसलिए कश्मीर में ये हो रहा है, दुनिया विश्वास नहीं रखती थी। 26/11 के आतंकी हमले के बाद दुनिया ने पहली बार विश्वास रखा कि पाकिस्तान में इसकी साजिश हुई थी। और अगर वो सिंगल केस होता तो नहीं फिर समझ, दुनिया को नहीं पता चलता। पाकिस्तान बोलता था यार ये कसाब बिसाब कौन है, ये नौटंकी कुछ भी लाते भारत, क्यों कसाब आएगा अकेला। तो पूरी हमने ये कनेक्टिविटी, कनेक्ट जो है ना, वो ज्वाइन कर दी थी। उस केस के दौरान आप कितनी बार कसाब से मिले खुद? रोज डेली मिलता था, हर दिन? कुछ भी बदला ओवर टाइम? नहीं, लास्ट उसमें बदलाव था, मैं तो उससे भी बात करता था। एज उसकी 20 से 22-23 तक थे, डॉक्टर का ओपिनियन था, क्योंकि हमने तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला, 22 से 24 तक था उसका। एक टेररिस्ट का जन्म होता है ब्रेन वॉशिंग की वजह से। कहा जाता है कि नहीं, ये जो भारत के लोग हैं बुरे हैं, बुरे, मारो 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 मारो, ब्रेन वॉश हो गया। तो आप कह रहे हो कि एंड में वो थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग भी साफ होने लगी थी? हाँ, बिल्कुल साफ होने लगी थी। बताइए सर, इन डिटेल बताइए कि क्या आपका पर्सपेक्टिव। देखिए, कसाब से मैं तो मिलता था, क्यों कसाब कैसे चल रहा है, आज क्या हिसाब करेगा तू, तेरा हिसाब तो मैं करूंगा। मैं कहता था मैंने ये भी कहा कि कसाब बदले तुमने रंग, बदले बहुत नकाब, फांसी तक ला ही देने वाले हम तुझे कसाब। क्योंकि कसाब हर वक्त कहता था कि मैं ये नहीं हूं, वो नहीं है, मैं नाबालिग हूं। देखो, इनको ये जो आतंकवादी रहते हैं ना, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्ट में क्या कहना है, पुलिस को कैसा गुमराह करना है। और इसलिए जब ये हमने देखा था कि एक लड़का कम से कम रणवीर आपकी हाइट का था, आपके हाइट का एक लड़का, थोड़ा सा वेट था, आंखें उसमें घारे थे, और एक बेस्ट शूटर था। वो मुझे बादशाह कहता था, क्योंकि उसको मालूम था भी कोर्ट में जाके पुलिस सैल्यूट करती है मुझे, रिस्पेक्टिव बात करते सब पुलिस ऑफिसर। उसका लगता है कि ये, उसको ये बात में मालूम हो गया कि ये सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो इसे वो तो पता चलता था। और लेकिन एक होशियार लड़का था, बहुत होशियार था। फिर भी ब्रेन वॉशिंग हुई थी? आखिरी में ब्रेन वॉश हुई ना, उसको तो हमने बताया ना, पुलिस उन लोगों ने बताया, अधिकारी ने नहीं। मतलब अगर होशियार था तो टेररिस्ट ने फिर भी उसको ब्रेन वॉश किया? बिल्कुल ब्रेन वॉश किया। उसको गरीबी थी, पैसे दिए थे। देखो, ये दोनों चीजें साथ में चलती है। उसको तो एक्सपोज पहले डॉन पाकिस्तान का न्यूज पेपर ने एक्सपोज किया, और डॉन ने यह कहा कि इस बात का है, इस गांव का रहने वाला है, ये है। फिर पाकिस्तान तो मानना पड़ा कि यस हमारा सिविल। लेकिन आज तक एक देखो रणवीर, ये बड़ी विशेषता है कि आज तक पाकिस्तान ने कभी कहा नहीं कि कसाब को न्याय नहीं दिया भारत ने, नहीं। उसमें एक पाकिस्तान एक कहीं भी नकार की घंटा नहीं बजाई, क्योंकि उसके लिए 2 वकील दिए थे। पूरी तरह से हमने ओपन कोर्ट में ये ट्रायल चलाई। देश के सभी मीडिया के पर्सन थे, फॉरेन मीडिया के लोग कोर्ट में हाजिर थे। पूरी तरह से उन्होंने सुने। सर वो बताइए, वो एंड के बदलाव के बारे में बताइए। नहीं, देखिए, कसाब में एंड में देखिए, बाद में उसको महसूस हो गया था कसाब को कि जो मुझे सिखाया गया वैसी स्थिति नहीं है। उसे एक भड़काया गया था कि नमाज नहीं पढ़ने देती यहां, तो उसको नमाज की बात सुनाई दी। उसको अटेंशन, देख भारत में सब कैसे फ्री चल रहा है, सभी लोग
हमारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी मुस्लिम भी थे। तो ये ऐसा कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन यहां नहीं है जो जिसकी सोच के आधार पर इसको बुराई सिखाई गई। मतलब भारत की एक बहुत नेगेटिव पिक्चर पेंट की गई थी उसके दिमाग में पेंट, पर यहाँ रहने के बाद उसको पता चला, रहने के बाद, पुलिस कंपनी दिखाने के बाद, पिक्चर्स दिखाने के बाद, चैनल पे टीवी पर बातें करते समय उसे मालूमात हो, एक सेंस ऑफ गिल्ट थी। नहीं, अभी वो गिल्ट देखो, वो एक शातिर दहशतगर्दी था, गिल्ट नहीं, पर लेकिन उससे चेहरे से मालूमात होता था कि उसको रिपेंटेंस आ गया था कि मैंने जो किया वो गलत किया है। कभी रोया आपके सामने वो? नहीं, रोया नहीं, रोया नहीं, 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 रोया नहीं, रोया नहीं। नेचर कैसा था? देखिए, अभी उसका नेचर, एक लड़का सिंपल दिखता था, हंसता था, मेरे साथ में बात करता था, मैं इतना ही कहूंगा। क्योंकि जब मैंने उसे पहले देखा तब मैंने कहा कि ये साला लड़का इतना बेरहमी से लोगों को मारा। आपने उसका पिक्चर देखा होगा, अबू इस्माइल, और वो सीसीटीवी फुटेज आया था, तो ही वॉज लाफिंग विद, जब लोग मर रहे थे तब ये हंस रहा था। और इसी आधार का, वही पिक्चर का मैंने कोर्ट में आधार लिया था। मैंने कहा देखो वो बच्ची मर रही है और ये हंस रहा है, सो ही इज एंजॉइंग द डेथ ऑफ दैट स्मॉल गर्ल। तो इसे कहते हैं कि क्रूएल्टी, और ऐसी क्रूएल्टी सुधार नहीं सकती। ये फेज और ये केस आपकी लाइफ के लिए सबसे साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग था? हाँ बिल्कुल, पूरी, देखिए मेरी पूरी प्रतिष्ठा इस केस में जुड़ी हुई थी। अगर इस केस के बारे में मेरे वजह से कुछ अगर वीक पॉइंट्स, लूज पॉइंट हो जाते थे तो मैं देश की दृष्टि से बदनाम हो जाता था। योर रेपुटेशन वाज ऑन द लाइन। रेपुटेशन वाज ऑन द स्टेक। और मुझे यह साबित करना था कि इसे पीछे शक्ति हो। हाँ, जो मैं पाकिस्तान में गया था बाद में, कसाब को फांसी देने के बाद, तब हम पाकिस्तान में 8 दिन रहे। हमने पाकिस्तान में पूछा अधिकारियों से कि भाई आपने हाफिज सईद को नहीं आरोपी किया, जकीउर रहमान लखवी जो लश्करी कमांडर था उसको आपने अभियुक्त नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाए? उनके जो मेजर जनरल थे जो लीगल देखते थे, वो कहा कि मिस्टर निकम देयर इज नो एविडेंस। मतलब एविडेंस तो आपको ढूंढना है भाई, साजिश आपके देश में हुई है, साजिश हमारे देश में नहीं हुई है। बोले हमको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में बुलाया नहीं। मतलब क्यों बुलाएंगे हम आपको? क्योंकि साजिश के मुताबिक ये 10 लोग आए, उन्होंने गुनाह किया, उसके बारे में हमने उनको खत्म हो गया। साजिश तुम्हारे देश में अगर हो गई है तो आपको ढूंढना होगा। तो नहीं, बोले तुमको देना है एविडेंस हमारे, फिर हम देखेंगे। अभी तक देखो उन्होंने जो लोगों को पकड़ा, जिन्होंने कुबेर बोट से आए, पाकिस्तान से कुबेर बोट से, अल हुसैनी बोट, कुबेर तो यहां आई थी, तो वहां से आए, तो मतलब उनको पकड़ा तुमने। वो तो छोटे फिश है, बड़े जो बिग फिशेस है वो तो अभी भी कानून के जाल के बाहर है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अपन आपको देना। फिर वापस आ गए, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दिया। फिर बाद में मैंने पढ़ा कि डेविड हेडली जो एक था, जो 26/11 के आतंकी हमले के पहले भी मुंबई में आया था, जिसमें फोटोग्राफ्स लिए थे, जहां जहां टारगेट अटैक हुआ 26/11 का, सब जगह के फोटोग्राफ लिए थे। वापस वो अमेरिका गया, अमेरिका से पाकिस्तान में गया, और पाकिस्तान के उसने लश्कर तोयबा को फोटोग्राफ, और ये उसने खुद इकबाली बयान दिया शिकागो कोर्ट में, और उसके तहत उसको 35 ईयर्स की सजा हुई।